हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक में हम अध्याय 4 जिसमें आज हम समाजवाद के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहाँ पर अर्थ दिया गया है। तो सामान्य संदर्भ में समाजवाद समाज में समानता को आधार मानने वाली विचारधारा का नाम है। विशेष संदर्भ में यह विचारधारा उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज के सभी वर्ग के समानतापूर्ण अधिकार का समर्थन करती है। तो यहाँ पर क्या है? उत्पादन और वितरण मतलब उत्पादन करने में जिन लोगों का सहयोग मिला है तो उसमें जो है उनको भी क्या है लाभ जो है मिलना चाहिए वो। तो यही क्या है समाजवाद है। तभी तो ऐसा नहीं है कि जो उत्पादन जो जिसका मालिकाना हक है सिर्फ उसको ही फायदा मिले। तो ये जो है समाजवाद नहीं है। लेकिन तो समाजवाद का अर्थ इसी रूप में है कि सभी के लिए समान होना चाहिए उत्पादन, चाहे वो वितरण हो। तो सभी के जो साधन है ये सब समाज के सभी वर्गों में समानता पूर्व अधिकार का ये समर्थन करती है। समाजवाद की विचारधारा एक राज सिद्धांत और आंदोलन भी है जिनका उद्देश्य समाजवाद में निहित की प्राप्ति लक्ष्यों की प्राप्ति यद्यपि समाजवाद में अनेक रूप हैं तथा उनकी सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, फिर भी सभी विद्वान सामाजिक स्वामित्व के मुद्दे पर क्या है एक मत है। सामान्यतः ये माना जाता है कि रॉबर्ट ओवेन तो सबसे पहले ये जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया कि समाजवाद का जो है सर्वप्रथम शब्द का उपयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ओवन ने किया था 1830 ईस्वी के आसपास सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने समाजवाद संबंधी अपने सिद्धांत द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी तो इनका एक सिद्धांत था द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी और द बुक ऑफ द न्यू मोरल वर्ड। तो इन दोनों में क्या किया है उन्होंने समाजवाद संबंधी अपने सिद्धांत दिए हैं। तो समाजवाद शब्द का प्रयोग किया है और इन्होंने द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी और द बुक ऑफ न्यू मोरल वर्ल्ड और द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी ये याद रखना है। इनकी ही जो है रचनाएं हैं। आगे है समाजवाद 19वीं शताब्दी के दर्शन का एक प्रेरक बल था और इसने मानव जाति को एक बेहतर व्यवस्था देने के लिए कल्पनाशीलता के साथ सार्थक प्रयास किया है। समाजवादी आंदोलन का ध्येय पूंजीवाद को समाप्त करना था और श्रम आंदोलन का लक्ष्य पूंजीपतियों के साथ सौदा अथवा उनके विरुद्ध संघर्ष करना था ताकि मजदूर वर्ग की जीवन पद्धति एवं कार्य स्थिति में क्या हो सके सकारात्मक परिवर्तन हो सके। तो जो अब समाजवाद में जो आंदोलन है उसका जो उद्देश्य है पूंजीवादी मतलब एक किस्म से देखा जाए तो जो पूंजीवादी है उसके ही विरोध में समाजवाद आया था। तो ये भी याद रखना है कि पूंजीवाद के विरोध में समाजवाद आया था। यद्यपि समाजवाद के भी विभिन्न प्रकार है। ऐसा नहीं है कि समाजवाद जो रॉबर्ट ओवन ने बता दिया कि समाजवाद ये है और तो वही है। तो समय जैसे उस समय से लेके अब तक जो समाजवाद है उसका स्वरूप प्रकृति सब में क्या है चेंज हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि विभिन्न प्रकार हैं समाजवाद परंतु कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर सभी के दृष्टिकोण एक प्रकार से समान है। लेकिन जो मोटी मोटा बात कहें तो सभी के दृष्टिकोण में एक समान विचारधारा चली आई है और सभी में एक समान विचारधारा देखने को मिलती है। सभी समाजवादी ऐसा मानते हैं कि धन के वितरण की प्रचलित पद्धति अन्यायपूर्ण है। तो चाहे वो किसी भी प्रकार का समाजवाद है वो ये बिल्कुल मानता है कि जो धन का वितरण है जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी फैक्ट्री का। तो फैक्ट्री का तो मालिक होगा तो मालिक में सिर्फ मालिक थोड़ी वहां पे काम करता है। तो मालिक के साथ साथ जो वर्कर हैं क्या है जो वर्कर है वो भी तो उतना ही उनसे ज्यादा ही जो है वर्क काम करते हैं। तो जब धन का वितरण की बात आती है तो धन किसके हाथ में जाता है सबसे ज्यादा उस ओनर के बाद। तो इसी तो ये क्या हो गए पूंजीवादी हो गए।
उसी का विरोध करते हैं समाजवाद। तो वो कहते हैं कि ये जो धन का वितरण है ये पद्धति अन्यायपूर्ण है। चूँकि कुछ लोगों के पास आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह हो जाता है, अतः बहुसंख्यक व्यक्ति जीवन की मूलभूत सुविधाओं से क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं। तो उनका ये मानना है कि इस प्रकार से जिस प्रकार से जो धन का वितरण करने की जो पद्धतियाँ हैं, जो पूंजीपतियों ने बना रखी हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, अन्यायपूर्ण है और इसका हमें क्या करना चाहिए? मतलब उन्होंने समाजवादियों ने विरोध किया और कहा कि इससे क्या है जो बहुसंख्यक व्यक्ति हैं, जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित होते हैं। आगे देखते हैं समाजवादी चिंतकों ने आर्थिक असमानता को कम करने पर विशेष बल दिया है। उनका मानना है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व हो तथा लाभ जो कि मानवीय श्रम का क्या हो प्रतिफल हो, इसका ही विभाजन न्यायपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। तो वो भी इसके जितने भी चिंतक रहे हैं ये भी आर्थिक असमानता को कम करने पर विशेष बल देते हैं और उत्पादन और वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए और लाभ जो कि मानवीय श्रम का प्रतिफल होता है न्यायपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। आगे है ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया जाता है। मार्क्स से पूर्व का काल और मार्क्स के बाद का काल। तो ऐतिहासिक दृष्टि से जो समाजवाद है उसका विभाजन दो चरणों में हुआ है क्योंकि जो मार्क्सवादी है उसने तो बिल्कुल एंड बहुत ही विस्तृत कर दिया है समाजवाद को। तो मार्क्स से पहले भी समाजवाद था, ऐसा नहीं है कि मार्क्स ने ही जो समाजवाद को बनाया है, ऐसा नहीं है। तो उससे पहले समाजवाद वो अलग था और मार्क्स के बाद वाला जो है समाज अलग है। मार्क्सवादी विचारकों में उन्हें क्रमशः यूटोपिया मतलब जो मार्क्स के विचारक हैं उसमें यूटोपिया हो गया। मतलब यूटोपिया मतलब सिर्फ कल्पना के आधार पर उन्होंने जो है प्रैक्टिकल जो है समाजवाद को जो ग्राउंड में लाया है यानी जो हमारे समाज में लाया वो उन्होंने नहीं किया, इसलिए उसको यूटोपिया कहा गया। सिर्फ कल्पना के आधार पर कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ग्राउंड स्तर पर उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया। और दूसरा है वैज्ञानिक समाजवाद। अब वैज्ञानिक नाम जुड़ गया तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी हुआ होगा और उसको भली-भांति जाँचा गया होगा समाज के स्तर पर। तो इसलिए इसको समाजवाद का नाम दिया गया। तो पहले हो गया यूटोपिया यानी कल्पनाशील और दूसरा है वैज्ञानिक समाजवाद। कुछ समाजवादियों को यूटोपियन कहा जाता है क्योंकि उनकी दृष्टि में आदर्शवादी थी और उनके कार्यक्रम की प्रकृति अव्यावहारिक थी। अब कारण देखते हैं समाजवाद के आने का। तो यहाँ पर जो है समाजवाद की विचारधारा किसी काल विशेष के संदर्भ में नहीं है वरन सभ्यता के आरंभ एवं विकास क्रम में ही कहीं न कहीं समानता पर आधारित व्यवस्था की बात को लेकर यह विचारधारा समाज में उपस्थित रही है, परंतु एक व्यवस्थित विचारधारा के रूप में इसकी पृष्ठभूमि प्रबोधन युग के विचारों एवं औद्योगिक क्रांति के बाद की परिस्थितियों द्वारा तैयार हुई है। तो कुल मिला के जब प्रबोधन युग आया और उसमें विचार आए तब जाके ये जो है मेनली जो औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजीपतियों का अस्तित्व आया, उसी के विरोध में ये आता है। आगे है रॉबर्ट ओवन की पुस्तक द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी में अनेक स्थानों पर रूसो के विचारों की व्याख्या की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूसो के विचारों की व्याख्या कौन सी पुस्तक में दी गई है। तो द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी जो कि पुस्तक किसकी है? रॉबर्ट ओवन की। तो उसमें रूसो के विचारों की व्याख्या की गई है रॉबर्ट ओवन के द्वारा। इसके पश्चात रूसो ही नहीं एडम स्मिथ, लॉक और प्रबोधन युगीन विचारकों के अनेक विचार समाजवादी विचारकों द्वारा स्वीकार किए गए हैं। उदाहरण के लिए इंग्लैंड के विचारक थॉमस पेन एडम स्मिथ की तरह ही मजदूरों की स्वतंत्रता की बात
करते हैं। 18वीं सदी में प्रबोधन युग के विचारकों ने समाजवादी विचारकों के लिए एक व्यवस्थित प्रेरणा स्रोत का काम किया है। इन विचारकों में रूसो और रॉबर्ट ओवन का मुख्य स्थान है और रॉबर्ट ओवन को ही समाजवाद का पिता कहा जाता है। तो समाजवाद शब्द का सबसे पहले उपयोग रॉबर्ट ओवन ने किया है और समाजवाद के पिता किसको कहा जाता है? तो समाजवाद के पिता भी रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के मध्य जब औद्योगिक क्रांति का विकास प्रारंभ हुआ तो उसके प्रभाव स्वरूप समाज स्पष्ट रूप से दो भागों में जो है डिवाइड था। सबसे पहले मजदूर वर्ग और दूसरा है उद्योगपति वर्ग। सबसे पहले है मजदूर वर्ग और उद्योगपति वर्ग। आगे देखते हैं। इसी समय मजदूरों के अधिकारों, उनके कल्याण को लेकर कई विचारधाराओं का विकास हुआ, जिनमें उदारवाद, समाजवाद आदि प्रमुख थे। आगे है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में शोषित वर्ग पर उद्योगवाद के प्रसार का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा और वह आर्थिक व्यवस्था के कारण जमीनें छोड़कर काम की तलाश में कारखानों में जाने के लिए बाध्य हुए। कारखानों को खोलने में इंग्लैंड सबसे आगे थे। उपरोक्त दोनों संदर्भों के अतिरिक्त 15वीं और 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के प्रभाव स्वरूप जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रगतिशील विचारों का क्या होता है? विकास होता रहा है, जिसे हम सामंतवाद की जगह राष्ट्र राज्य का विकास कहते हैं। समाज में जटिलता का निरंतर कम होना, अर्थव्यवस्था में खुलापन, धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्र में विज्ञान, तर्क एवं मानवतावादी विचारकों का विकास आदि के रूप में देख सकते हैं। इनके प्रभाव से भी 18वीं सदी के मध्य से समाजवाद को व्यवस्थित जो है रूप में विकास होने में सहायता मिलती है। तो ये हो गए कुछ कारण जिसके कारण जो है समाजवाद का उदय होता हमें दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि समाजवाद का किस प्रकार से विकास होता है। तो ब्रिटेन सबसे पहले देखते हैं। तो समाजवादी आंदोलन के विकास में इतिहास में ब्रिटेन जो है प्रथम स्थान है। अब ब्रिटेन ही क्यों प्रथम स्थान है? क्योंकि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर जो है विकास देखने को मिलता है समाजवाद का। तो यही बात है कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तथा पूंजीवाद का प्रारंभिक स्वरूप भी यहीं से विकसित हुआ। इसलिए यहाँ पर पहली बार नई अर्थव्यवस्था और उनसे उत्पन्न सामाजिक शोषण की आलोचना हुई। साथ ही इंग्लैंड में प्रारंभ से ही परिवर्तन के तत्वों को यूरोप में अन्य देशों की तुलना में अधिक विकसित होने का क्या हुआ? अवसर मिला था। आगे देखते हैं। ब्रिटेन के रॉबर्ट ओवन को यूरोप के समाजवादी आंदोलन का जनक कहा जाता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि यूरोप के समाजवादी आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है, जो कि ब्रिटेन के ही थे। इनके समाजवादी विचारकों की अभिव्यक्ति उनकी पुस्तक द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी में होती है। तो बुक भी इनकी याद होनी चाहिए, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है इनकी बुक भी। आगे देखते हैं। रॉबर्ट ओवन और थॉमस पेन के विचार जो है सैद्धांतिक स्तर पर प्रचार प्रसारित हुए, पर व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल रूप में जो है श्रमिकों को विशेष लाभ नहीं पहुंचा, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि उनके विचारों में सुधारों की बात तो थी, पर इसे कैसे क्रियान्वित किया जाए और किस प्रकार की दिशा उनके जो विचार थे, किस प्रकार की दिशा जो है किस दिशा में वो जाएगा ये भी स्पष्ट नहीं था। कार्य प्रणाली किस प्रकार होगी ये भी स्पष्ट नहीं था। तो इन सब का क्या मिला है? अभाव हमें देखने को मिलता है रॉबर्ट ओवन और थॉमस पेन के जो विचार थे। फिर भी उनके विचार जो है आगे चलकर ब्रिटेन में होने वाले मजदूर आंदोलन के लिए क्या हुआ? प्रेरणा स्रोत बने। आगे देखते हैं। 1830 के दशक में ब्रिटेन में हुए चार्टिस्ट आंदोलन मतलब मजदूर आंदोलन ही है।
इस संदर्भ में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं फ्रांस, उसी के पास ही है फ्रांस। अ 18वीं सदी में फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का क्या हुआ प्रभाव था और इसी परिवेश में यहाँ समाजवाद का विकास होता है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के पीछे क्लाउड सेंट साइमन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्हें फ्रांसीसी समाजवाद का पिता कहा जाता है। तो फ्रांसीसी समाजवाद का जो है क्लाउड सेंट साइमन को कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक द न्यू क्रिश्चियनिटी में अपने समाजवादी विचारों को क्या-क्या विश्लेषित करते हुए वैज्ञानिक पद्धति पर समाज के पुनर्गठन की बात की है। साइमन के विचारों के प्रभाव से फ्रांस में मजदूर आंदोलन का क्या होता है विकास होता नजर आता है। साइमन के अतिरिक्त यहाँ दूसरे समाजवादी विचारक थे जैसे लुई ब्ला, जिन्होंने अपनी पुस्तक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर लुई ब्ला की है के माध्यम से जो है विभिन्न माध्यमों से श्रमिक सुधारों की बात की है। इन दोनों विचारकों तथा अन्य घटनाक्रमों के प्रभाव से फ्रांसीसी समाजवाद निरंतर क्या होता गया विकसित होता गया तथा इससे आगे की कई घटनाओं को भी क्या किया इसने प्रभावित किया। जैसे जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है काफी फ्रांस का जो है समाजवाद काफी जिम्मेदार रहा है। उस समय था 1870 से 71 जब प्रशा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था। तब इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई और इसके पश्चात कुछ समय के लिए सत्ता पर मजदूर संगठनों का प्रभुत्व स्थापित हुआ, हालांकि इसे बाद में हटा दिया गया था। तो जर्मनी के एकीकरण में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आगे प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 18 के बीच में हुई थी। इसी समय श्रमिक संघों ने तत्कालीन गणतंत्रीय सरकार पर अपना प्रभाव बनाया था। फ्रांस में समाजवादी आंदोलन का प्रभाव संसद में भी देखने को मिलता है। संसद में स्वतंत्र समाजवादी सदस्यों द्वारा निर्मित किए गए गुट में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जे जोर और जो फ्रांस की संयुक्त समाजवादी पार्टी का निर्माता थे। इसने फ्रांस के समाजवादी आंदोलन को बहुत प्रभावित किया था और वह एक प्रभावशाली वक्ता तथा दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक रह चुके थे। इसके अनुयायियों में मुख्यतः प्राध्यापक, कारीगर, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी थे। तो ये हो गई ब्रिटेन और फ्रांस। अब जर्मनी में देखते हैं समाजवाद। तो जर्मनी में समाजवादी विचारकों के प्रसार में वहाँ के महान दार्शनिक एवं विचारक हीगल थे और इन्हीं की महत्व उल्लेखनीय भूमिका रही है। जर्मनी में हीगल जो है बर्लिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे और मार्क्स के ही ये गुरु थे हीगल। मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा हीगल के विचारों से ही प्रेरित होगी, परंतु दोनों में अंतर होता है। जैसे प्लेटो और अरस्तु हैं, तो प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु है, लेकिन दोनों की विचारधारा मिलती है, लेकिन दोनों की मिलती भी नहीं है, अलग-अलग दिखाई देती है। आगे देखते हैं हीगल के इसी तरह जो है हीगल गुरु है और मार्क्स क्या है? उसका शिष्य है, तो दोनों की विचारधारा मिलेगी ज़रूर, लेकिन उनमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। तो हीगल के अनुसार सभ्यता या इतिहास के विकास क्रम में एक द्वंद्व जो होता है, द्वंद्व के रूप में भौतिकवाद या अर्थ की सत्ता रही है। हीगल के विचारों से जर्मन समाजवाद का प्रारंभिक रूप तो तैयार हुआ, परंतु उसे व्यापक यानी आधार जो है मार्क्स के विचारों द्वारा मिला था। तो हीगल के विचार भी काफी इम्पोर्टेंट है और इसी से प्रेरित होकर मार्क्स ने अपनी थ्योरी जो है मार्क्सवादी थ्योरी हमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं जर्मनी में समाजवादी प्रजातंत्र दल का गठन जो है 1869 ईस्वी में मार्क्स के अनुयायी विलहेल्म विलहेल्म लेब्केनेक्ट और अगस्त बेबेल ने किया था। मार्क्स के ये अनुयायी थे और
और इन लोगों ने विल्हेम और अगस्ट बेबल ने क्या किया था, समाजवादी प्रजातांत्रिक दल का गठन किया था जर्मनी में, वो भी 1869 में। इस दल के नेता अगस्ट बेबल आजीवन प्रभावशाली बने रहे और बेबल जो है लगभग 50 वर्षों तक इस दल के सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और दल के सदस्यों को पूर्णतः क्या रखा, अनुशासित रखा था। आगे है, बेवेल ने औद्योगिक श्रमिकों को अपने दल का प्रमुख आधार बनाया। यद्यपि वह मार्क्सवादी सिद्धांतों का समर्थक रहा, परंतु फिर भी राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने को तैयार रहता था। उसने राष्ट्रीयता की भावना का भी क्या किया, समर्थन किया था। 1912 ईस्वी के संसदीय चुनावों में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल को 110 स्थान प्राप्त हुए। इस दल को 34% मिले थे और इस प्रकार जो है राइख स्टेग का सर्वाधिक शक्तिशाली दल बन गया। वास्तव में जर्मनी का सोशल डेमोक्रेटिक दल जो है यूरोप के अन्य समाजवादी दलों की तुलना में अधिक संगठित और अनुशासन जो है रहा था। अब रूस देखते हैं, रूस में भी जो है समाजवादी हमें विचारधारा देखने को मिलती है, चाइना में भी देखने को मिलती है, तो वो भी हम अभी देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं इसमें दिया है या फिर नहीं दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे रूस देखते हैं। अभी यूरोप के विभिन्न रूस देशों में रूस ही एक देश था जहाँ समाजवादी आंदोलन का विकास किसी समर्थ निष्कर्ष पर पहुंचा था। रूस का प्रारंभिक काल में निरंकुश राजतंत्रीय देश था, मतलब राजा यहाँ पर हुआ करता था। 18वीं सदी के मध्य में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का प्रसार हुआ, तब रूस में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। इस प्रक्रिया के कारण 1861 में यहाँ दास प्रथा समाप्त कर दी गई और उन्हें मजदूरों के रूप में उद्योगों में लगाया गया, लेकिन मजदूर हितों की अनदेखी करते हुए सभी प्रकार से इनका शोषण किया गया। परिणामतः देखते हैं तो रूस में मजदूर हितों पर आधारित समाजवादी विचारों के विकास के लिए उर्वरक भूमि उपलब्ध हो गई। इन परिस्थितियों के कारण ही मार्क्स की पुस्तक जो थी दास कैपिटल का पहला विदेशी अनुवाद जो है रूसी भाषा में किया गया। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल किस भाषा में सबसे पहले अनुवाद की गई, तो सबसे पहले रूसी भाषा में ही अनुवाद किया गया था। इससे जो है वैचारिक स्तर पर मार्क्स के विचारों को प्रसारित करने में जो है अत्यधिक सहायता मिली। आगे चलकर मार्क्स के ही एक अनुयायी जॉर्ज प्लेखानेव ने वर्ष 1883 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आरएसडीपी की स्थापना की थी। तो जॉर्ज प्लानेक जो है मार्क्स से प्रभावित थे और एक उन्होंने जो है 1883 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी और यहाँ पर जो है आंदोलन, समाजवादी आंदोलन का विकास प्रारंभ हो जाता है। 1898 ईस्वी में 1898 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बनी और इसका प्रमुख कारण मजदूरों के प्रभाव को और बढ़ाना था। आगे चलकर 1930 में ये पार्टी दो भागों में विभाजित हो जाती है। कौन सी? रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। एक है मेनशेविक और दूसरी है वोल्शेविक। तो मेनशेविक जो है अल्पसंख्यक थी, वोल्शेविक जो है बहुसंख्यक थी। आगे देखते हैं हम, मेनशेविक जर्मन समाजवाद के समर्थक थे। ये पूर्ण समाजवाद से पहले मध्य वर्गीय पूंजीवादी क्रांति लाने के पक्ष में थे तथा इनके लिए उदार मानवतावादी तरीके अपनाना चाहते थे। इस प्रकार मेनशेविक मजदूर वर्ग के साथ अन्य वर्गों के सहयोग से रूस में जनतंत्र स्थापित करना चाहते थे। वोल्शेविक जो है श्रमिक क्रांति के पक्ष में थे। वोल्शेविक के अनुसार जिस देश में ना तो जनतांत्रिक अधिकार है और ना ही कोई संसद, वहां पर संसदीय प्रणाली के अनुकूल बनाया गया दल कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकेगा।
ये गुट एक ऐसा दल बनने के पक्ष में था जिसके सदस्य अनुशासित रहें और क्रांति में काम करें। आगे चलकर बोल्शेविक की लोक लोक बोल्शेविक ही लोकप्रिय हुआ और उसके ही नेतृत्व में वर्ष 1917 की सफल क्रांति हुई जिसे बोल्शेविक क्रांति कहा गया और पहली बार मजदूरों की सत्ता स्थापित हुई। प्लेखानोव और लेनिन सहित रूसी समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखते हैं स्वप्नदर्शी समाजवादी। यहाँ तक तो ठीक है। हमने देखा इंग्लैंड में सबसे पहले, फिर इंग्लैंड के पड़ोसी देश फ्रांस, फ्रांस के बाद हमने देखा जर्मनी, जर्मनी के बाद देखा हमने रूस। अब हम देखते हैं यूटोपिया वाले समाजवादी को। तो कुछ आरंभिक समाजवादियों का विचार केवल एक सैद्धांतिक सपना था तथा इनके द्वारा वर्तमान समय के लिए कोई व्यवहारिक क्रियाविधि प्रस्तुत नहीं की गई। इसलिए उन्हें जो है स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया। मतलब उन्होंने विचारों से तो बताया, लेकिन उसको कैसे क्रियान्वित करना है उस समाजवाद को समाज में, हमारी सोसाइटी में, वो नहीं बताया, इसलिए उसको स्वप्नदर्शी समाजवाद कहा गया। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को एक ऐतिहासिक तत्व के रूप में स्थापित करके सर्वहारा को प्रेरणा दी। अतः मार्क्स ने अपने समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा, जबकि स्वप्नदर्शी समाजवादियों ने सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्ला आदि प्रमुख थे। मतलब जो पहला वाला समाजवाद था वो स्वप्नदर्शी और बाद वाला वैज्ञानिक। अभी हमने ऊपर ही देखा था। आगे देखते हैं क्लाउड हेनरी सेंट साइमन। सेंट साइमन जो है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांसीसी समाजवादी दार्शनिक और सुधारक थे। इन्होंने द न्यू क्रिश्चियनिटी में अपने समाजवादी विचारों को प्रतिपादित किया था। सेंट साइमन ने दो प्रमुख वर्गों की पहचान की थी, जिसमें पहला उत्पादक और उद्योगपति तथा दूसरा परोपजीवी था। आगे सेंट साइमन ने भावी समाज की कल्पना वर्गहीन समाज के रूप में नहीं की, बल्कि ये विचार रखा कि मध्यम वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, वैज्ञानिक और सर्वहारा रूप से उत्पादक वर्ग के सदस्य रहेंगे। ये सभी समाजवाद विरोधी संघर्ष में स्वाभाविक सहयोगी हैं तथा भावी औद्योगिक प्रणाली में बराबर लामबंद होंगे। आगे देखते हैं सेंट साइमन ने दो प्रमुख वर्गों की पहचान की, जिसमें पहला है उत्पादक और दूसरा उद्योगपति। उत्पाद या उद्योगपति एक ही है, दूसरा है परोपजीवी। उत्पादक या उद्योगपति मतलब उस कोई फैक्ट्री है उसका मालिक, और दूसरा है परोपजीवी मतलब उस पर आश्रित है, यानी कि मजदूर वर्ग जो है उस पर आश्रित है। तो ये था सेंट साइमन साइमन के दो प्रमुख वर्ग। सेंट साइमन ने भावी समाज की कल्पना वर्गहीन समाज के रूप में नहीं की, मतलब वो वर्गहीन समाज की कल्पना नहीं करते थे। ये है सेंट साइमन का भावी समाज। बल्कि ये विचार रखता है कि मध्यम वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, वैज्ञानिक और सर्वहारा समान रूप से उत्पादक वर्ग के क्या होंगे, सदस्य होंगे, और ये सभी जो है सामंतवाद विरोधी संघर्ष में स्वाभाविक सहयोगी हैं तथा भावी औद्योगिक प्रणाली में बराबर लाभान्वित होंगे। सेंट साइमन ने श्रमिक हितों की सुरक्षा के लिए कार्यों के अनुसार मजदूरी और क्षमता के अनुसार श्रम जैसे सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। सेंट साइमन ने श्रेष्ठ कलाकारों, वैज्ञानिकों, अभियंताओं और व्यापारियों को उनकी योग्यता के अनुसार पुरस्कार देने का समर्थन किया था, लेकिन अपने आदर्श समाज के निर्माण के लिए कोई कार्यविधि नहीं उन्होंने बताई। साइमन ने सेंट साइमन औद्योगिक वर्ग के लोगों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहते थे। उनके अनुसार उद्योगपति को समाज का नियंत्रण संभाल लेना चाहिए, जिससे एक ऐसे समाज की कल्पना की जो सभी प्रकार के शोषणों से मुक्त हो, जिसमें सभी लोग यथाशक्ति योगदान करें और अपनी मेहनत का फल पाएं। अगले जो विचारक हैं यूटोपिया वर्ग से, वो है चार्ल्स फोरियर। चार्ल्स फोरियर एक फ्रांसीसी समाजवादी आलोचक और विचारक था। यह एक अलग प्रकार का समाजवादी था और इन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल डेस्टिनी यानी सामाजिक नियति के अंतर्गत मानवता की मुक्ति के लिए अपनी योजना प्रस्तुत की।
इसने अपने सामाजिक विश्लेषण में न्यूटन के मैकेनिज्म के आधार पर आकर्षण को जो है एक यंत्र व्यवस्था को क्या दिया था, प्रमुखता दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि आदर्श समाज व्यवस्था में सामंजस्य, हार्मोनी का सामंजस्य साम्राज्य होगा तथा सहचर्य की भावना पूरे उत्कर्ष पर होगी। उसने मनुष्यों के मध्य कार्य का विभाजन आकर्षक श्रम के सिद्धांत के अनुसार किया, अर्थात जो कार्य उसे पसंद हो वही सौंपे जाने चाहिए। फोरियर औद्योगिक प्रसार के विरोध में था क्योंकि उसका मानना था कि यह सामाजिकता, व्यक्तिगतता और सृजन के आनंद को बाधित करता है। आगे देखते हैं, उनका मानना है कि मानव को ग्रामीण क्षेत्र में निवास करना चाहिए या छोटे शहर में एक छोटे वर्कशॉप में काम करना चाहिए। उसने सहकारी संस्थानों के गठन पर अत्यधिक क्या दिया, बल दिया। अब देखते हैं रॉबर्ट ओवेन ब्रिटिश उद्योगपति, मानव प्रेमी और सहकारिता आंदोलन के अग्रदूत थे। उन्होंने आरंभिक समाजवादी इनको माना जाता है। 1930 के आसपास सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग करने का श्रेय भी इनको ही दिया जाता है। अपने सिद्धांत द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी तथा द बुक ऑफ न्यू मॉरल वर्ल्ड में इन्होंने अपनी समाजवादी विचारधारा को स्पष्ट किया। रॉबर्ट ओवेन ने जेरेमी बेंथम के साथ मिलकर अपनी मिल में एक आदर्श समाजवादी यानी यूटोपिया का निर्माण करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने अधिकांश धन और जीवन आदर्श समाजवादी समुदाय के निर्माण में लगा दिया। ओवेन का यह मानना था कि श्रमिकों को सुविधाएं देकर उत्पादन बढ़ाया जा सके, श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधाएं एवं काम के घंटे कम करके और अच्छी वैतनिक सुविधाएं प्रदान कर व लाभ अर्जित करके यह सिद्ध कर दिया कि श्रमिकों को सामाजिक सुधार तथा सुविधा देकर लाभ कमाया जा सकता है। अमेरिका में ऐसे अनेक समाज स्थापित किए गए, परंतु सारे समाजवादी मॉडल असफल रहे। किसी भी उद्योगपति ने ओवन का अनुसरण नहीं किया, चूंकि हजारों वर्षों से व्यक्तिगत मुनाफे में संलग्न मानव अभी दूसरे के लिए जीने और काम करने की स्थिति में नहीं था। आगे लुई ब्ला को देखते हैं। 1805 से लेकर 1881 ईस्वी इनका समय रहता है। सेंट साइमन के विचारों और सिद्धांतों को नया आयाम देने का कार्य एक अन्य फ्रांसीसी आदर्शवादी समाजवादी विचारक लुई ब्ला ने किया था। लुई ब्ला ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर के माध्यम से अपने समाजवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। लुई फिलिप्स के शासनकाल में ब्ला के विचारों का तेजी से प्रसार हुआ। लुई ब्ला सामाजिक कार्यशालाओं की स्थापना करके स्वार्थी प्रतियोगी पूंजीवाद की बुराइयों को समाप्त करना चाहता था। उत्पादन प्रणाली में से पूंजीवादी व्यवस्था को दूर करने के लिए लुई ब्ला ने एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत की। उनका कहना था कि श्रमिकों के लिए उत्पादन के साधनों की व्यवस्था करना राज्य का महत्वपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए। श्रमिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और उन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए राज्य को एक श्रम हितकारी संस्था के रूप में कार्य करना चाहिए। लुई ब्ला मजदूरों की आर्थिक दुर्दशा और उसके सामाजिक पतन के लिए तत्कालीन शासन व्यवस्था को दोषी मानते। उनका कहना है कि पूंजीपतियों द्वारा गठित सरकारों द्वारा सिर्फ उन्हीं के हितों का ध्यान रखा जाता है, इसलिए वो प्रजातांत्रिक सरकार के गठन पर अधिक बल देता है। उनके अनुसार प्रजातांत्रिक सरकार ही मजदूरों के हितों की रक्षा कर सकती है। लुई ब्ला के शब्दों में समक्ष लोगों को कार्य देना तथा असहायों को सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करना सरकार का एक कर्तव्य होना चाहिए। मतलब सरकार इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, परंतु ये कार्य प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के बिना संभव नहीं हो सकता। यह राज्य से इस बात की अपेक्षा करता है कि राज्य श्रमिकों के हितों का ध्यान रखते हुए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए, साथ ही उत्पादन कार्यों के लिए श्रमिकों को ब्याज रहित पूंजी की सुविधा प्रदान करें। तो लुई ब्ला जो है इस तरह की व्यवस्था की बात करते हैं जिसमें प्रजातांत्रिक शासन की वो बात करते हैं, लेकिन
अगर प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है तब उनके जो विचार उन्होंने दिए हैं वो पूरे नहीं हो पाएँगे। आगे राज्य समाजवाद के उदय का श्रेय जो है लुई ब्ला को ही जाता है। तो राज्य समाजवाद का श्रेय किसको माना जाता है? तो लुई ब्ला को ही दिया जाता है। उनके अनुसार प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य को कार्य करने का अधिकार है तथा राज्य सरकार को उसे कार्य प्रदान करने चाहिए। सरकार का गठन पूर्णतया प्रजातांत्रिक आधार होना चाहिए। सरकार स्वैच्छिक कामगार सहयोग समितियों के लिए ऋण की व्यवस्था करें और ये समितियां ही इन कार्यशालाओं को स्थापित एवं संचालित करेंगी। आमदनी का बंटवारा क्षमता के अनुसार काम और आवश्यकता के अनुसार पुरस्कार के आधार पर होगा। प्रारंभिक समाजवादियों ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जो प्रत्येक प्रकार के शोषण से क्या हो मुक्त हो और जिसमें सभी प्रकार यथाशक्ति योगदान करें तथा अपनी मेहनत का फल पाएं। इस तरह के समाज की स्थापना के लिए उन्होंने जिन माध्यमों की हिमायत की वे अव्यवहारिक तथा प्रभावहीन थे। यही कारण है कि समाजवादी विचारकों को कल्पनावादी और स्वप्नदर्शी या आदर्शवादी समाजवादी कहा गया था। प्रजातंत्र वो शक्ति है जिसका उद्गम वयस्क मताधिकार है अर्थात जिसका चरम उद्देश्य स्वतंत्रता तथा समानता सुनिश्चित करना होता है। लुई ब्ला के इन विचारों से फ्रांस में सर्वहारा वर्ग में चेतना और जागृति क्या हो जाती है फैल जाती है और फलता 1848 में सम्राट लुई फिलिप्स के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग ने क्रांति को क्या कर दिया सक्रिय भागीदारी की। यूरोपीय और आदर्शवादी समाजवाद देखते हैं। समाजवाद का विचार प्रकट करने वाले कुछ आरंभिक समाजवादियों को यूटोपिया या स्वप्नदर्शी कहा जाता है क्योंकि उनके विचार अव्यवहारिक और काल्पनिक थे। तत्कालीन परिस्थितियों में बदलाव के लिए उनके पास कोई व्यवहारिक ठोस कार्यक्रम नहीं थे। सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवेन और लुई ब्ला ये सारे के सारे जो है आदर्शवादी समाजवादियों की श्रेणी के शुमार हैं। आदर्शवादी समाजवादी शांतिपूर्ण ढंग से परिवर्तन चाहते थे। फ्रांसीसी क्रांति की असफलता से सबक लेकर इन लोगों ने परिवर्तन के लिए क्रांति या आंदोलन की भूमिका को क्या कर दिया अस्वीकार कर दिया था। आदर्शवादियों ने पूंजीवाद की बुराइयों को पहचानना और उनके स्थान पर एक नई और बेहतर सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। इन कल्पनावादी समाजवादियों ने संपत्ति को समाज के लिए उनकी उपयोगिता की दृष्टि से देखा और वे समाज के बहुसंख्यकों के हित में आय से अधिक समान वितरण के समर्थक थे। अब देखते हैं कार्ल मार्क्स मतलब ये एक अगला चरण है क्योंकि हमने दो चरण देखे थे एक तो कार्ल मार्क्स से पहले और एक है कार्ल मार्क्स के बाद का समय। तो ये देखते हैं दूसरा चरण है इसको वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स के समाजवाद को ये 1818 से लेकर 1883 इनका समय रहता है। कार्ल हेनरिक मार्क्स का जन्म 5 मई याद रखिए 5 मई 1818 में दक्षिण पूर्वी जर्मनी में एक ट्रिप्स नामक स्थान पर हुआ था। उसकी शिक्षा बान और बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई थी जहां वो हीगेल के चिंतनों से विशेष प्रभावित हुआ। मार्क्स ने 1843 में समाजवाद के अध्ययन हेतु पेरिस गया और जहां उसका संपर्क एंजल्स से हुआ। एंजल्स उसके एक बहुत ही खास मित्र हुआ करते हैं बाद में। सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर दोनों के विचार क्या थे समान थे। आधुनिक समाजवाद के जन्मदाता मार्क्स और एंजल थे। ये दोनों जर्मन के थे और उन्होंने समकालीन साहित्य का अध्ययन कर सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से समाजवाद विचारधारा का क्या कर दिया प्रतिपादन कर दिया। वैज्ञानिक समाजवाद का उदय सर्वप्रथम 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र नामक एक पुस्तक के प्रकाशन के साथ हुआ और इस पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल थे। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र ये दोनों सर्वप्रथम सन जो है 1848 में पेरिस में मिले और तब से क्या हो गए उन्होंने विचारों और लेखन में दोनों ने अपना सहयोग जो है प्रारंभ किया जो 40 वर्षों तक चला है। मतलब 1847 में वे दोनों कम्युनिस्ट लीग की में भी शामिल हो गए। एंजल ने मार्क्स के सहयोग से उनकी रचनाओं के संपादन तथा स्वतंत्र लेखन के रूप में मार्क्सवाद के विकास में अमूल्य योगदान दिया। मार्क्स की दो कृतियां थी एक तो दास कैपिटल वो तो 1860
7 की थी, लेकिन उससे पहले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था। तो एग्ज़ाम में पूछा जाए दास कैपिटल या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो याद रखिए ये मार्क्स का ही विचार है या मतलब लिखी हुई कृतियाँ हैं। मार्क्स के सिद्धांत देख लेते हैं, तो मार्क्स के सिद्धांत यहाँ पर 4 है। द्वंद्ववादी, जो कि उसने हीगल से लिया था। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या देखते हैं, उस वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, ये उनके 4 जो है सिद्धांत हैं। आगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या करने के लिए हीगल की ही द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया। हीगल के अनुसार इतिहास एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है जिसकी मूल प्रेरणा चेतना है। हीगल के अनुसार प्रत्यय या विचार सृष्टि का क्या है, सारे तत्व है। तो हीगल ये मानता है कि जो हमारे विचार है वो सृष्टि का ही सारे तत्व है। अतः विकास की संपूर्ण प्रक्रिया शुरू से अंत तक विचारों के उत्थान और पतन की ही कहानी है, जिसका मूर्त रूप सामाजिक संस्थाओं के निर्माण एवं पतन में देखने को मिलता है। सारा सामाजिक परिवर्तन और विकास परस्पर विरोधी तत्वों या विचारों के संघर्ष का परिणाम है। इस पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। द्वंद्वात्मक पद्धति मतलब अगर सिंपल भाषा में समझें तो आज से अगर हम समय पीरियड को देखें तो आज से 50 साल पहले की जो विचारधारा थी एक व्यक्ति की और वर्तमान की जो विचारधारा है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो ये परिवर्तन किसके कारण है, ये द्वंद्व के कारण है और यही जो है द्वंद्वात्मक पद्धति है। तो यहाँ पे हीगल जो है वो यही तो कहता है कि ये जो विकास क्रम है ये द्वंद्वात्मक पद्धति के कारण, यानी हमारे विचारों के में क्या होता आया, द्वंद्व आता गया और ये परिवर्तन होता गया। हीगल के अनुसार सामाजिक विकास की यह प्रक्रिया 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। आपको कैसे होती है, 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। जब तक वह पूर्ण तत्व की स्थिति में नहीं पहुंच जाती तब तक ये प्रक्रिया अपने आप को दोहराती रिपीट होती चली जाती है। और ये अपेक्षा ये अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो सबसे पहले है पक्ष यानी थीसिस है, फिर है मतलब एक पक्ष होगा एक प्रतिपक्ष होगा और फिर दोनों में क्या होगा, द्वंद्व होगा। पक्ष और प्रतिपक्ष में द्वंद्व हो जाएगा तो एक दूसरा बन जाएगा यानी समपक्ष। तो थीसिस है, एंटीथीसिस है। थीसिस और एंटीथीसिस में जब द्वंद्व होगा यानी विरोध होगा तो एक नया समपक्ष होगा। ठीक है, तो ये थी हीगल का द्वंद्वात्मक। आगे देखते हैं पक्ष प्रतिपक्ष दोनों की तुलना में समपक्ष सत्य के अधिक निकट होता है, लेकिन ये भी पूर्णतः सत्य नहीं होता, इसलिए ये भी स्थिर सिद्ध होता है। इस प्रकार समपक्ष स्वयं में अपने पक्ष मतलब धीरे धीरे सबसे पहले तो पक्ष प्रतिपक्ष होता है, फिर जो दोनों में द्वंद्व उत्पन्न होने के कारण फिर एक समपक्ष होता है और समपक्ष भी बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रहता, धीरे धीरे ये भी फिर एक पक्ष बन जाता है और फिर से एक प्रतिपक्ष होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये बार बार रिपीट होती रहती है। तो ये है हीगल का मानना। और फिर पक्ष का रूप धारण कर लेता है और फिर नए प्रतिपक्ष तथा समपक्ष के आविर्भाव होता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक समाज परम सत्य की स्थिति में पहुंचकर स्थिर नहीं हो जाता। अतः हीगल के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा शक्ति का स्वरूप आध्यात्मिक अथवा अति भौतिक है। इस प्रकार विकास की संपूर्ण प्रक्रिया आरंभ से अंत तक विचारों के ही उत्थान पतन की क्या है, प्रक्रिया है। आगे देखते हैं मार्क्स ने हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को ही अपनाया, परंतु हीगल के दर्शन के मूल तत्व जो है चेतना अथवा विचार यानी आइडिया को निकाल कर उसके स्थान पर भौतिक तत्व यानी कि फिजिकल मैटर को उन्होंने क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। आगे देखते हैं मार्क्स ने अब इसी को जो है हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को मार्क्स ने कहा कि मनुष्यों का अस्तित्व चेतना पर आधारित नहीं है, इसके विपरीत उनकी चेतना मतलब उनका जो कॉन्शियसनेस है उसके सामाजिक उसके जो चेतना है यानी उसका जो ज्ञान है, कॉन्शियसनेस मस्तिष्क है, कॉन्शियस यानी चेतना उसके उस पर समाज आर्थिक इन सब का भी क्या पड़ता है, भौतिक स्थितियों पर ही आश्रित है। मतलब उनकी जो चेतना है यानी उनकी जो बुद्धि डेवलप होती है वो सामाजिक भौतिक इन सब पर आश्रित है,
जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार की उनकी चेतना होगी। दूसरे शब्दों में विचारों से भौतिक स्थितियाँ नहीं बदलती, बल्कि भौतिक स्थितियों में परिवर्तन से ही विचारों में परिवर्तन होता है। तो वो ये कहता है, एक तरफ तो हीगल को पहले समझते हैं। हीगल को हमने समझा कि एक पक्ष है और क्या है? प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष। जब दोनों मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? समकक्ष बन जाएगा। समकक्ष बन जाएगा। तो ये सब विचारों से ही जो है डेवलप हो रहा है। लेकिन वहीं जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवादी विचार है, वो ये कहता है कि ये जो सब चेंज हो रहा है, ये विचारों से नहीं, थॉट से नहीं, बल्कि यहाँ पर सामाजिक परिस्थितियाँ बदल रही हैं, भौतिक परिस्थितियाँ बदल रही हैं, इसलिए उनका जो है विचार में भी परिवर्तन है। तो ये कुछ उनका विचार था। आगे देखते हैं इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। मटेरियलिज्म और इकोनॉमिक्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या इस मान्यता पर आधारित है कि इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध समाज की प्रगति का है और उसके राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक संबंधों का स्वरूप निर्धारित करते हैं। समाज के आर्थिक संबंधों से तात्पर्य है ऐसे संबंध जिसमें बंधकर स्त्री पुरुष अपने जीवन निर्वाह के साधन जुटाते हैं, अर्थात अपेक्षित वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय और वितरण की क्या करते हैं? व्यवस्था करते हैं। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की 3 शब्दावलियां हैं। उत्पादन, मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के तरीके, स्वरूप क्या है? हस्तशिल्प, कृषि और औद्योगिक। दूसरा है उत्पादन प्रणाली में ही उत्पादन किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में होता है? दास प्रथा, सामंती, पूंजीवादी या समाजवादी। मतलब एक तरफ तरीके हैं, एक तरफ सामाजिक व्यवस्था है, यह है उत्पादन प्रणाली। दूसरा है उत्पादन की शक्तियां, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के साधन है, उपकरण, यंत्र है, श्रम शक्ति है। और तीसरा उत्पादन संबंध। तो ये मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की 3 शब्दावलियां हैं। कौन सा वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी है और इसलिए पूंजीपति वर्ग है, और कौन सा वर्ग इनमें से वंचित होने के कारण पराधीन वर्ग की स्थिति में है? इस प्रकार स्वामी और दास, जमींदार और किसान, प्रभुत्वशाली और मजदूर के परस्पर संबंध उत्पादन संबंधों के उदाहरण हैं। मार्क्स ने ऐतिहासिक काल को 5 भागों में बांटकर समाज का अध्ययन किया और सभी काल में उत्पादन की शक्तियां एवं उत्पादन संबंधों पर क्या डाला? प्रकाश डाला और बताया कि सभी काल में केवल 2 ही वर्ग, एक मालिक और दूसरा है नौकर। ये है मार्क्स के अकॉर्डिंग समाज में 2 ही वर्ग, एक तो मालिक है और दूसरा है नौकर। पहला युग आदिम समाज का था। इस युग में उत्पादन के साधन सभी को प्राप्त थे, लेकिन मार्क्स का लक्ष्य इस साम्यवाद की स्थापना नहीं, बल्कि निर्धनों का साम्यवाद है। बल्कि इसका लक्ष्य तो ऐसे साम्यवाद की स्थापना करना है जहां कोई निर्धन ना हो, क्योंकि निर्धनता तो वितरण की समस्या से उत्पन्न होती है। दूसरा युग है दास का। इसमें मालिक की निजी संपत्ति के रूप में दास होते हैं। तीसरा है सामंतवादी युग और चौथा युग है पूंजीवादी युग। सबसे कठिन है, इसमें साम्यवाद के बीच निहित है और इस युग में पूंजीपति और श्रमिक के रूप में 2 वर्ग सम्मिलित हैं। श्रमिक से तात्पर्य उस समुदाय से है जो अपने उत्पादन संबंधों के प्रति सचेत भी हैं और अपने वर्गीय हितों के लिए संघर्षशील भी है। इसी वर्गीय हित से परिचालित होकर इसमें वर्गीय चेतना पैदा होती है और ये लड़ने मिटने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए संपूर्ण विश्व है। ठीक है, तो इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए संपूर्ण विश्व है। इस प्रकार पूंजीवादी युग में हिंसक क्रांति होती है, अतः सर्वहारा की सत्ता क्या हो जाती है? स्थापित हो जाती है। आगे देखते हैं वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। मार्क्स ने इतिहास को परस्पर विरोधी शक्तियों और वर्गों के संघर्ष की प्रतिक्रिया के रूप में देखने का प्रयत्न किया है। यह संघर्ष उत्पादन प्रणाली की त्रुटियों के कारण पैदा होता है, जिसमें से कुछ लोग उत्पादन के साधनों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेते हैं और शेष जो है समाज को अपनी शर्तों पर श्रम करने के लिए विवश कर देते हैं। इसमें धनवान और निर्धन वर्ग जो है अस्तित्व में आ जाते हैं। इस प्रकार शोषक और
शोषित 2 वर्ग बन जाते हैं। मार्क्स के अनुसार धनवान और निर्धन वर्ग के मध्य का ये संघर्ष जो है समाज के इतिहास में तभी से मौलिक महत्व की वस्तु रहा है जब से आदिम जनजीवन की सामाजिक व्यवस्था लुप्त हुई, क्योंकि उस समाज में उत्पादन के साधन पर सबका साझा अधिकार होता है। यह वर्ग संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मजदूर ही समाज की बागडोर नहीं संभाल लेते, क्योंकि तब उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित हो जाएगा। सभी लोग उत्पादन करने लग जाएंगे, तभी समाज शोषण, उत्पीड़न, वर्ग भेद और संघर्ष के अभिशाप से क्या होगा? मुक्त होगा। मार्क्सवाद यानी वर्ग चेतना क्लास कॉन्सियसनेस में विश्वास करता है, जो राष्ट्र या देश की सीमाओं में बंधकर नहीं रह सकती है। अतः शोषक वर्ग को पराजित करने के लिए वह संपूर्ण विश्व के मजदूरों को एक हो जाने का आह्वान करता है। इसी अर्थ में मार्क्सवाद का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय है और इस प्रकार मार्क्स ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रतिक्रिया में वर्ग संघर्ष की भूमिका पर बल देते हुए वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। आगे देखते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इसको ऐसे समझा देती हूँ, जैसे कि मान लो एक है मालिक, उसके नीचे बहुत सारे उसके जो है मजदूर हैं। तो मजदूरों ने किसी भी एक जो है एक उत्पादन, मान लो एक शर्ट है, एक पेन है, पेन ही बहुत ले लेते हैं छोटे, मान लो ये इसकी जो प्राइस है वो 3 रुपए, सबसे छोटा पेन 3 रुपए का। तो ये जो 3 रुपए है तो उसका क्या होना चाहिए? बंटवारा होना चाहिए कि मार्केट में एक पेन 3 रुपए का होता है, तो ये 3 रुपए सीधे किसके अंडर में आ जाता है? इसकी कीमत ये पूंजी जो उसका मालिक है उसके अंदर में आता है, बल्कि इस 3 रुपए की अभी क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि इसको बनाने में बहुत सारे लोगों ने क्या किया है? इसमें भूमिका निभाई है। तो ये जो 3 रुपए है इसका समान रूप से वितरण होना चाहिए, तो ये नहीं होता, तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इसी पर आधारित है। अब इसको देखते हैं। मार्क्स के अनुसार मजदूर जितने मूल्य का उत्पादन करते हैं उससे कम मजदूरी के रूप में पाते हैं। तो वही एक 3 रुपए का पेन बिकता है, उससे जो है उनको मजदूरी उससे भी कम मिलती है। दोनों के मध्य का अंतर पूंजीपति लाभ के रूप में ले लेते हैं। तो मान लो एक पूरा पैकेट जो है 10 रुपए का बिका, 100 रुपए का एक पैकेट बिका, उसमें बहुत सारे पेन हैं और मजदूर को कितनी मजदूरी दी गई? 3 रुपए, और बाकी जो है यानी कि अगर 100 में से 3 रुपए मजदूरी निकाल ली जाए तो बाकी का जो है किसके पास जाता है? मालिक के पास जाता है। तो जो मालिक का जो जा रहा है, अगर मालिक का भी हटा दिया जाए तो अतिरिक्त मूल्य बचेगा, क्योंकि मालिक ने तो अपनी पूंजी लगाई है, उसने कुछ काम थोड़ी किया है। तो वही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। यही अतिरिक्त मूल्य है जिसे मार्क्स ने बेईमानी का काम माना है और यही पूंजीवादी समाज में झगड़े का आधार है। लाभ मजदूरों की मजदूरी घटाकर ही बढ़ाया जा सकता है और इसलिए मजदूरों और पूंजीपतियों के हित परस्पर विरोधी है। आगे जब उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया जाएगा तो उत्पादन व्यवस्था से लाभ की भावना को निकाल दिया जाएगा। तो वो कहते हैं कि जो निजी स्वामित्व है, जो मालिक बने बैठे हैं, उसको समाप्त कर देना चाहिए, बल्कि वो जो निजी स्वामित्व वो राज्य का ही होना चाहिए, मतलब सार्वजनिक होना चाहिए। तो जो सार्वजनिक लाभ मिलेगा वो सभी को मिलेगा, इस तरह से उन्होंने बात की। ऐसा करने से उत्पादन कुछ लोगों के लाभ के बदले सामाजिक हित की दृष्टि से होगा। शोषक वर्ग समाप्त हो जाएगा और एक वर्गहीन समाज का उदय होगा। इसमें व्यक्ति के हित और समाज के हित में कोई अंतर नहीं होगा। ये काम जो है मजदूर वर्ग क्या करेगा? पूरा करेगा। प्रथम इंटरनेशनल और समाजवाद का विकास। पहला इंटरनेशनल समाजवादी सम्मेलन हुआ था 1864 में, लंदन में हुआ था। समाजवादी आंदोलन में मार्क्स ने स्वयं यहाँ पर भूमिका निभाई थी। सन 1864 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय कामगार एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसे प्रथम इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन मार्क्स तथा ब्रिटेन, फ्रांस आदि के श्रमिक नेताओं
के सहयोग से आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य समाजवादी विचारों को संस्थागत रूप से प्रचारित-प्रसारित करना था। इसके उद्घाटन भाषण में मार्क्स ने घोषणा की कि श्रमिकों की मुक्ति स्वयं श्रमिकों के हाथ में ही है। इसके लिए इन्हें संगठित होना तथा पूंजीवाद का विनाश करना होगा। इसी सम्मेलन में ये नारा दिया गया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि ये कोटेशन नारा जो है कब दिया गया था, तो याद रखिए ये एक सम्मेलन था जो कि पहला अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी सम्मेलन 1864 लंदन में हुआ था। आगे ये सम्मेलन इस रूप में भी उल्लेखनीय है कि इसे आगे से समाजवादी आंदोलन के लिए संस्थागत रूप से वैचारिक प्रेरणा मिली। विशेषकर इस सम्मेलन का नारा विश्व के मजदूरों एक हो जाओ चलकर मजदूर संगठनों का केंद्रीय नारा क्या बन गया। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी सम्मेलन देखते हैं 1889 में पेरिस, सन 1864 में प्रथम सम्मेलन के लगभग 25 वर्षों बाद द्वितीय सम्मेलन मार्क्स की मृत्यु के पश्चात की परिस्थितियों में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का विशेष महत्व इस बात को लेकर भी है कि इसके माध्यम से आगे के मजदूर आंदोलन के लिए योजनाबद्ध रूप से काम करने पर बल दिया गया। आगे देखते हैं इस सम्मेलन में मतलब द्वितीय वाले सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए वो इस प्रकार था कि ब्रुसेल में अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी सचिवालय की स्थापना की जाए। इसका लक्ष्य साम्यवादी संगठनों के व्यवस्थित विकास में योगदान देना, मजदूरों की स्थिति में सुधार करना, काम के घंटे जो है निर्धारित किए गए। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाएगा। तो याद रखें मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है, तो 1 मई को। इसके माध्यम से मजदूर हितों के प्रति जागरूकता बढ़े, सैन्यवाद, साम्राज्यवाद आदि का प्रत्येक स्तर पर क्या होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। विश्व के विभिन्न भागों में चल रहे साम्यवादी और स्वतंत्रतावादी आंदोलनों का समर्थन किया जाए। तो ये ब्रुसेल में ये चीजें हुई थी, मतलब ब्रुसेल में एक जो अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी सचिवालय की बात की गई थी सम्मेलन में। आगे देखते हैं तृतीय इंटरनेशनल, इसका प्रथम सम्मेलन जो है सन 1919 में हुआ और संसार के उन सभी मार्क्सवादियों का संगठन था जो बोल्शेविक यानी रूसी क्रांति से संबंधित सच्चा फल मानते थे तथा रूस के नेतृत्व को स्वीकार करते थे। कॉमिंटर्न के प्रति निष्ठावान पार्टियों का अपना एक पुराना समाजवादी नाम छोड़कर साम्यवादी नाम अपनाना पड़ा। तृतीय आंदोलन ने एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया जिसे अत्यधिक शक्तियां दी गई। इस समिति की सलाह को सभी साम्यवादी देशों का मानना पड़ा था। प्रभाव देखते हैं सन 1848 की क्रांति के मध्य जो है समाजवादी और मार्क्सवादी बहुत सक्रिय रहे, किंतु 1848 की क्रांति की विफलता के पश्चात कुछ समय के लिए मार्क्सवादी हाशिए पर चले गए क्योंकि क्रांतिकारियों की जीत हुई तथा यूरोप में पुरानी व्यवस्था बहाल करने का प्रयत्न किया गया। किंतु सन 1840 के दशक में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें यूरोप में परिवर्तन के तत्वों को क्या किया, प्रोत्साहित मिला। और ये घटनाएं थी क्रीमिया का युद्ध 1854 और 56, लोम्बार्डी में इटालियन राष्ट्रवादियों की जीत होती है, रूस के शासक जाल अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा दास व्यवस्था का उन्मूलन होता है 1860 में। उपरोक्त कारकों ने यूरोप में परिवर्तन को प्रोत्साहित किया। 1860 के दशक में मार्क्स स्वयं सक्रिय हो गए। उन्होंने श्रमिकों का संगठन आरंभ किया और फिर ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी श्रमिकों को आधार बनाकर उसने 1866 ईस्वी में प्रथम श्रमजीवी संघ यानी फर्स्ट सोशलिस्ट इंटरनेशनल का गठन किया गया। आगे देखते हैं, हालांकि इसमें विरोधी विचारधारा वाले बुद्धिजीवी भी शामिल थे। उदाहरण के लिए इसमें मार्क्सवाद के अतिरिक्त मेजिनी बाकुनिन शामिल थे। इसलिए अंत तो गोत्वा प्रथम श्रमजीवी संघ का पतन हो गया, परंतु मार्क्सवाद की गतिविधियों के कारण समाजवादी एवं मार्क्सवादी विचारों का तेजी से प्रसार हुआ।
वर्ष 1889 में लंदन डॉकयार्ड पर श्रमिकों की बड़ी हड़ताल हुई और फिर 1890 के दशक में ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन हुआ, जो अपने कार्यक्रम में श्रमिकों के कल्याण की एक बड़ी योजना लगाई। इसी प्रकार जर्मनी में समाजवादी कार्यक्रम पर आधारित सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सक्रिय हो गई तथा इसमें बिस्मार्क की सरकार के समक्ष कड़ी चुनौती उत्पन्न की। अंत में सरकार को श्रमिकों के कल्याण की विस्तृत योजना बनानी पड़ी। फिर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी श्रमिक सरकार की स्थापना के लक्ष्य को मुश्किल में पाकर अपने आप को संसदीय राजनीति से जोड़ लिया। इस प्रकार फ्रांस में लुई नेपोलियन तृतीय की सरकार के पतन के पश्चात 1871 में पेरिस कम्यून आया, जब श्रमिकों ने पेरिस पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात पेरिस में एक साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई, जो कुछ महीनों तक चलती रही और फिर पूंजीपतियों ने इसे निष्कासित कर दिया। फ्रांस में जूल गेल्डे नामक मार्क्सवादी नेता का उद्भव होता है और उसने नेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की स्थापना की। पश्चिमी यूरोप में इन देशों के अतिरिक्त डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल आदि देशों पर भी समाजवाद एवं मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव देखा गया। फिर भी मार्क्सवादी सरकार स्थापित नहीं हुई, जिसके कारण थे बहुत सारे कारण थे कि यहाँ पर जो है समाजवादी सरकारें स्थापित नहीं हुई। सबसे पहले पश्चिमी यूरोप में सरकारों के द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कल्याणकारी कार्यों को अपनाना। दूसरा है सर्वहारा वर्ग के विरुद्ध कुलीन वर्ग तथा मध्यम वर्ग के बीच क्या है गठबंधन। साम्राज्य का बढ़ता हुआ लाभ अर्थात घरेलू मोर्चों से श्रमिकों का ध्यान हटाने के लिए पश्चिमी यूरोप के देशों ने जानबूझकर साम्राज्यवादी प्रसार पर क्या दिया, बल दिया। हम ऐसा इसलिए नहीं कह सकते कि मार्क्सवाद ने स्वयं पूंजीवादी देश के चरित्र को ही बदल दिया, बल्कि श्रमिक क्रांति के भय से पश्चिमी यूरोप पूंजीपति देशों ने अपने सभी मताधिकार को स्वीकार कर लिया। तो एक डर, मार्क्सवाद से एक डर जो है क्रिएट हो जाता पूंजीपतियों ने, इसलिए उन्होंने अपने जो अधिकार थे वो सभी के स्वीकार कर लिया, मताधिकार स्वीकार कर लिया। अधिकांश पूंजीपतियों ने देश के श्रमिकों के कल्याण के लिए, अब उनके कल्याण के लिए क्या करेगा, काम करेगा, योजना बनाई गई। इसलिए जो मार्क्सवाद ज्यादा सफल नहीं हो सका, वरना क्या उसने क्रांति की बात कर दी थी। क्रांति जो है किसी भी देश के लिए सही नहीं है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में समाजवादी गणतंत्रता के लक्ष्य को अपना लिया। इस तरह हम देखते हैं कि पश्चिमी यूरोप के समाज पर मार्क्सवाद का अप्रत्यक्ष किंतु व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। तो मार्क्सवाद इसलिए भी असफल होता नजर आता है क्योंकि वो वर्गहीन समाज की बात करता है और इस एक तरह से जो है मार्क्सवादी जो है एक डर जो है उत्पन्न करते हैं और इसी से प्रभावित होगा जो पूंजीपति थे, उन्होंने अपना अपना जो था वो क्या कर लिया, क्रूरता वो कम कर ली, साथ ही जो है श्रमिकों के कल्याण के लिए उन्होंने योजना बनानी जो स्टार्ट कर दी। इसलिए ये चीजें जो है वर्गहीन समाज जो है देखने को नहीं मिल पाता, क्योंकि उनका वैज्ञानिक समाजवाद था, पूरी फुली उनका वो था। तो ये था इस कारण जो है समाजवाद मार्क्स का ये अलग था। तो मिलते हैं हम एक और अगले वीडियो के साथ, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।